बिजनेस प्लान इन यूएई फॉर फॉरेनर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे। तो अगर आप फॉरेनर हैं और यूएई में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं, यूएई को होम ऑफ एंटरप्रेन्योर कहते हैं क्योंकि ये यहाँ अपने आने वालों के लिए और ख़ासकर सरमायाकारों के लिए बहुत से मौके फराहम करता है। तो हम आपको गाइड करेंगे और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप बिजनेस वीज़ा हासिल कर सकते हैं और बिजनेस को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको वैलिड बिजनेस लाइसेंस और वर्क परमिट के बारे में भी बताएंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और अपने होम टाउन में रहकर इंटरनेशनल सेटअप बनाना चाहते हैं तो हम इसमें भी आपकी रहनुमाई करेंगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद हम आपके लिए एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी रहनुमाई फराहम करेंगे। कौन से बिजनेस आपको करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, इस पर भी रोशनी डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज फॉरेनर्स के लिए जो बिजनेस प्लान है हम वहाँ पे यूएई का वो डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे कैसे फॉरेनर्स यूएई में अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे लाइसेंस ले सकते हैं, कौन से उनके जो कह सकते हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किस तरह करवाएंगे, सब कुछ हम ये सब पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि वो पहले पता है कि दुबई जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है कि ग्लोबली अगर हम देखा जाए तो उसकी ग्लोबल लोकेशन जो है वो बहुत बेस्ट है। और इसके यहाँ पे 0% टैक्स रेट के उस पर भी कह सकते हैं कि वहाँ पे होता है कि इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सिंपल है। और फॉरेनर्स को वहाँ पे 100% ओनरशिप भी दी जाती है अपने बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको हमें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़े। तो ये कि ये बेनिफिट भी काफ़ी हमें एज अ फॉरेनर हम ले सकते हैं, बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है। फिर कि वहाँ पे दुबई में अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी बिजनेस इन्वायरमेंट की का एक मेजर एडवांटेज दिया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो आगे हम ये देख लेते हैं कि फॉरेनर्स अपना बिजनेस किस तरह वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये कि वहाँ पे अभी इस टाइम 80% एक्सपेट्रिएट्स हैं जो कि वहाँ पे अपना बिजनेस ओन कर रहे हैं। तो ये कि दुबई जो है वो लोग ओवरसीज इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे से वेलकम करता है और वहाँ पे उनको टोटल ओनरशिप भी दे देते हैं। फिर ये कि हम अपने बिजनेस को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे फॉरेनर्स एज अ फॉरेनर। तो ये कि ये बात आती है कि हम अगर यूएई में हम अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको उनसे हमें फेमिलराइज होना पड़ेगा कि हमें देखना होगा कि वो किस तरह काम कर रहे हैं वहाँ पे, उनका बिजनेस किस तरह फ्लरिश हो रहा है, उनकी मेन स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, वो किस तरह अपने बिजनेस को लेके चल रहे हैं, उन्होंने किस तरह स्टार्ट किया था और वो किस तरह अपना काम कर रहे हैं, उनके प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं। तो उन ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए हम अपना बिजनेस आगे वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम अपने बिजनेस का नाम चूज़ करेंगे, जिसके लिए कुछ वहाँ पे कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा अपने ट्रेड नेम या नेम को चूज़ करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें अपना जो हम नाम रखेंगे उस वो पब्लिक मोरल्स को वहाँ की कंट्री की पब्लिक मोरल्स या पब्लिक ऑर्डर को वायलेट ना कर रहा हो। सेकंड ये कि हमारे जो नाम होगा उसके अंदर लीगल फॉर्म भी आ रही हो कंपनी के, जैसे अगर एलएलसी है या फ्री जोन कंपनी है या जो भी है हम वो भी मेंशन करेंगे। सेकंड थर्ड पे ये होगा कि वो जो नाम हमने चूज़ किया है, जो भी हमारा नाम है, जैसे सपोज पैफ कंसल्टिंग, तो ये हमें इंश्योर करना होगा कि वहाँ पे दुबई में उस टाइम कोई और बिजनेस ऐसा ना हो जो जिसका नाम सेम हो या मतलब प्रीवियसली रजिस्टर्ड ना हो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो नाम है उसमें हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ है, उसकी टाइप वो प्रॉपरली उसके कंपेटेबल है, लीगल स्टेटस के कंपेटेबल है कि नहीं, ये चीज़ हमें कंसिडर करनी होगी। और लास्ट पे हमें ये देखना होगा कि हमारे जो ट्रेड नेम होगा उसमें रिलीजन का कोई जिक्र ना हो, गवर्निंग अथॉरिटीज़ का नाम ना हो या कोई और एक्सटर्नल बॉडीज़ के नाम या लोगोज ना हो। ये 4-5 पॉइंट्स है जो कि हमें कंसिडर करके अपना ट्रेड नेम चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसके बाद वीज़ा लेना होगा, बिजनेस वीज़ा। अब बिजनेस वीज़ा किस तरह ले सकते हैं? बिजनेस वीज़ा यूएई में एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2 टाइप्स के हैं। एक तो 5 ईयर प्लान है, एक है 10 ईयर वीज़ा।
उसमें ये होगा कि ये है कि दोनों जो वीज़ाज़ हैं हमें किसी स्पॉन्सरशिप के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको मतलब अप्लाई करने के लिए। फिर कि अब हम सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 ईयर वीज़ा क्या है। 5 ईयर वीज़ा जो है उसके ना 2 मेन ऑप्शंस हैं उसको अप्लाई करने के। फर्स्टली तो ये है हमारे पास ये है कि हम $500,000 जो है डॉलर सॉरी दिरहम्स का हमारे पास मतलब ऐसा कोई हमारे पास एक्सटर्नल लिंक हो वहाँ पे या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, मतलब हम यूएई के कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट लें जिनका जो मिनिमम कैपिटल हो वो 500,000 दिरहम हो उनका मिनिमम कैपिटल, और हमारा उनके साथ लिंक करके हम उनके थ्रू अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। या तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम वहाँ पे कोई ऑथराइज्ड बिजनेस है उनके अप्रूवल से हम वीज़ा लें, कि यूएई का वीज़ा लें। फर्स्ट ये कि हम 500 कोई ऐसे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो जिसके पास मिनिमम कैपिटल $500,000 दिरहम जो उनके साथ लिंक करके हम लें, या तो हम उसकी कोई ऑथराइज्ड बिजनेस से अप्रूवल लेके फिर हम लें। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 10 ईयर वीज़ा का। अब 10 ईयर वीज़ा हम किस तरह ले सकते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन में ही आ जाएगा। इसके भी दो ऑप्शन है। इस फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ जाएगा कि या तो हम किसी भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट में 10 मिलियन दिरहम डिपॉजिट करवा दें, या अगर हम ये नहीं करवा सकते तो या तो हम हमारे पास इसके तीन ऑप्शन आ जाएंगे कि हमें जो है 10 मिलियन दिरहम वहाँ पे यूएई में ये इन्वेस्ट करने होंगे, या तो हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट में करवा दें डिपॉजिट, या तो हम अपनी एक कंपनी सेटअप कर दें, या हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये होगा कि हम कोई एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर दें और उसके कैपिटल में इन्वेस्ट कर दें। फिर अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर हम इतने पैसे हम नहीं करा सकते तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास वहाँ पे यूएई में ना एक एक्सेप्शन है कि स्पेशल टैलेंट्स या क्रिएटिविटी के बेस पे भी 10 ईयर वीज़ा मिल जाता है। तो अगर हमारे पास क्रिएटिव कोई इंडिविजुअल है जिसके पास क्रिएटिव माइंड है, उसके पास कोई टैलेंट है, उसके बेस पे भी वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड नॉलेज डेवलपमेंट से अप्रूवल लेके इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि बिज़नेस हम किस तरह रजिस्टर करवाएंगे यूएई में। तो ये कि हम जब हम रजिस्टर करवाने जाएंगे सबसे पहले उसमें आ जाएगा कि हमें अपना ट्रेड नेम चूज़ करना होगा। तो ट्रेड नेम आपको जैसे पहले बताया था कि ट्रेड नेम जो है वो पब्लिक मोरल्स को वायलेट ना करता हो, और उसके अलावा वो ये कि प्रोविजनल रजिस्टर्ड ना हो, और ये कि बिज़नेस के सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो फुलफ़िल करता हो, उसकी लीगल स्टेटस उसमें आ रहा हो, और उसकी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड जो भी है वो भी उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करता हो। फिर हम ये देख लेंगे कि हम अपने बिज़नेस को किस तरह मतलब वही सेम कि हम उसके बाद क्या करेंगे, हम बिज़नेस का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेंगे। जैसे हमारा नेम जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद हम कर लेंगे बिज़नेस लाइसेंस के लिए अप्लाई। तो उसके लिए अगर हम मेनलैंड में देखें तो मेनलैंड में उसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट ये कि कमर्शियल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियल, टूरिज्म। लेकिन अगर हम फ्री जोन की तरफ जाते हैं तो फ्री जोन में हम डायरेक्टली कोई भी हम अपना बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी बिजनेस एक्टिविटी पे, हमें डायरेक्टली वहाँ पे जोन में जाके अपनी एप्लीकेशन अप्लाई वो सबमिट करवानी होगी, और वो हमारी बिजनेस एक्टिविटी के बेस करके हमें हमारा बिजनेस लाइसेंस अब रजिस्टर कर के वो दे देंगे हमें बिजनेस लाइसेंस। फिर उसके बाद आ जाती है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग साथ साथ ही हो रही होती है कि जैसे हम रजिस्टर करवाते हैं बिजनेस को, साथ साथ हमें लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस वो रजिस्ट्रेशन जो हम कराएंगे उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। फर्स्ट ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवानी होगी, बिजनेस प्लान कराना होगा, पासपोर्ट कॉपीज करानी होंगी शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की दोनों के सिग्नेचर्स भी होंगे, और लेटर ऑफ इंटेंट होगा। अब हम एक लाइसेंस के लिए जब हम अप्लाई करेंगे उसके लिए हमारे पास बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए कंपनी के मैनेजर और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के, और पावर ऑफ अटर्नी होना चाहिए मैनेजर और डायरेक्टर का, उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए, उन दोनों की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, शेयर कैपिटल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। फिर क्या हमें ये जो भी है सारे जो टैक्स अब ये एडिशनल ये होगा कि हमें ना अपने बिजनेस टैक्सेस के लिए हम ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं, जो कि हम फेडरल टैक्स अथॉरिटी के थ्रू करेंगे, एफटीए के थ्रू हम ऑनलाइन रजिस्टर करवा देंगे अपने टैक्सेस के लिए। फिर हमारे पास आ जाते हैं लाइसेंस एंड परमिट्स। तो अब हम बिजनेस लाइसेंस हमें लेना होगा। अगर अब वो ये कि हम जो भी हम अपनी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी बिजनेस की, तो उसकी जो
जिससे जो बिजनेस की एक्टिविटी होगी उससे रिलेटेड एक वहाँ पे एक मिनिस्ट्री है कि हम वहाँ पे जाएंगे, उससे डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनसे हम डायरेक्टली उनसे अपना बिजनेस लाइसेंस ले लेंगे। तो सपोज कि अगर हम बिजनेस लाइसेंस लेना चाहते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। और अगर हेल्थ मिनिस्ट्री जैसे है वो सिर्फ मेडिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लाइसेंस देती है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं यूएई में। अगर हम ई कॉमर्स वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो एक कह सकते हैं टोटली डिफरेंट प्रोसीजर होता है यूएई में स्टार्ट करने के लिए। एक मतलब नॉर्मल बिजनेस से ई कॉमर्स वेंचर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डीईडी में हमें अप्लाई करना होगा। सेकेंडली पे हमें ये करना होगा ई ट्रेड लाइसेंस लेना होगा टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी में। अब अबू धाबी में जो मतलब इस डिपार्टमेंट या आप कह सकते हैं उसको तेजर अबू धाबी के नाम से वो है। और अगर दुबई का देखें तो सिर्फ तो वो डीईडी ट्रेडर्स लाइसेंस से हम रिनोन्ड है। और सेम है कि दोनों मतलब हमें ये होगा कि वहाँ पे बाकी जितने भी बाकी हम बिजनेस सेटअप के लिए जो हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, बाकी सब कुछ हमें वही फॉलो करना होगा। बस ये दो चीज़ें होंगी जो हमें सबमिट करानी है। फर्स्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और सेकेंडली ई ट्रेड लाइसेंस लेंगे टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी से। अब हम बात आती है कि हम अगर ब्रांच ऑफिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ब्रांच ऑफिस और सब्सिडियरी में कितना डिफरेंस है। ब्रांच ऑफिस जो है वो पेरेंट कंपनी से टाइड होता है, मतलब ये कि वो जो भी उसके जितने भी काम होते हैं या उनके जितने एक्शन होते हैं, उनके जितने भी इश्यूज होते हैं, वो सब कुछ पेरेंट कंपनी डील कर रही होती है। लेकिन सब्सिडियरी जो होता है वो लीगली इंडिपेंडेंट कंपनी होती है इस, और वो अपने जितने भी एक्शन होते हैं वो एक्शन या इश्यूज या जो भी इनकी फॉर्म होती है वो सब कुछ वो उसी के अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात आती है कि सब्सिडायरी जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाती है क्योंकि ये जो है यूएई के बिजनेस स्ट्रक्चर पे बेस्ड करती है, उसी के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करती है। और इस पे इसको डबल टैक्सेशन का की भी से भी रह जाती है कि ये नहीं कि हमें डबल टैक्सेशन करवानी पड़ेगी, और ये फ्री जोन में भी ऑपरेट कर सकती है। अब बात आती है कि हम नॉन प्रॉफिट कंपनीज अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो उनके कौन कौन से पॉइंट है जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट ये कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं नॉर्मल बिजनेस, वो काफ़ी इजी होता है कि इजीली हम वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है ना या चैरिटी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि मसला ये आ जाता है कि क्योंकि जो नेशनल्स हैं वो अपने जितनी भी चैरिटी होती है वो ऑनलाइन रजिस्टर करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में। तो उससे ये होगा कि हमें अब जो भी नॉन प्रॉफिट कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा है उसको अपनी एप्लीकेशन देनी होगी मिनिस्ट्री को, कि वो भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू यूई के। और फिर उसके बाद ये होगा कि वो एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएगा और अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाएगा जिसमें फाउंडर्स का नाम आ जाएगा। फिर वो ट्रेडिंग नेम के लिए रजिस्टर करवाएगा और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा नॉन प्रॉफिट कंपनी के लिए। अब आ जाती है कि हम अपने बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह कर सकते हैं। कि अब जैसे देखा जाए तो बिजनेस की जितनी भी यूएई में ना काफ़ी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन होती है। उसके लिए हमें रिकॉर्ड अपना मेंटेन करना पड़ता है कि हर डिटेल रिकॉर्ड अपनी कंपनी का से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको डेट टू डेट अप टू डेट हम रह के हम उसको वो करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें। उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें हम उसको मेंटेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनुअल अकाउंट्स आ जाते हैं, जनरल लेजर्स आ जाते हैं, परचेज बुक्स आ जाती हैं, टैक्स इनवॉइसेस आ जाते हैं, क्रेडिट नोट्स आ जाते हैं, डेबिट नोट्स और वेट लेजर्स। अब ये सब कुछ हम डे टू डेट अगर हम करेंगे तो इससे ये होगा कि हम जो भी इन्वॉइसेस हम अपनी जनरेट करेंगे जो हमें सबमिट करवानी होंगी टैक्सेस के लिए, तो उसमें काफ़ी हमारा ईजी हो जाएगा कि हमारे ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। अब इन्वॉइसेस में कौन कौन सी डिटेल्स हमें मेंशन करनी होंगी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे पास नेम, एड्रेस और टैक्स नंबर रेसिपिएंट का। फिर उसके बाद हमें यूनिक इनवॉइस नंबर हमें मेंशन करना होगा। फिर इशू डेट और डेट ऑफ सप्लाई मेंशन करनी होगी। फिर हमारी जो सप्लाई जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं या हमारे बिजनेस जिस पे बेस कर रहा है उसकी क्वांटिटी या और उसकी पर यूनिट वॉल्यूम प्राइस ये मेंशन करनी होगी। फिर उसके बाद रेट ऑफ टैक्स जो है वो जो हमने करना होगा, और पेबल ग्रॉस जो बिजनेस बैंकिंग का आ जाता है इशू कि हम अब हमारा बिजनेस सेट हो गया, उसके बाद हमें बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाना होगा, एक सेट करवाना होगा। जैसे हमारे बिजनेस रजिस्टर हो गया, हमें लाइसेंस मिल गया, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होगा वो होगा कि हमें बैंक अकाउंट खुलवाना होगा बिजनेस के लिए।
उसके लिए हमें जो बिजनेस ओनर होगा वो जाएगा इन पर्सनली वहाँ पे इंटरव्यू देगा। बैंक कोई भी बैंक चूज कर ले जो इसमें भी उसने अकाउंट खुलवाना है, वहाँ जाके पहले पर्सनली इंटरव्यू देगा। उसके बाद ये कि होगा कि वो कंप्लीट उसको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, जिसमें आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद रेजोल्यूशन आ जाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसकी कंपनी के होंगे वो साइन करके देंगे कि वो मतलब अकाउंट खोल सकता है कि नहीं खोल सकता। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रेड लाइसेंस, शेयर सर्टिफिकेट, MOM या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और पार्टनर्स और डायरेक्टर्स की पास पे देख लेते हैं कि टैक्सेशन किस तरह होगी वहाँ पे बिजनेस के लिए। उसके जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें टैक्सेस के लिए अप्लाई रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और वहाँ पे यूएई में 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक तो एक्साइज टैक्स और VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। तो सबसे पहले हम एक्साइज टैक्स देख लेते हैं। एक्साइज टैक्स जो होता है वो आप कह सकते हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, या टोबैको प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन सब पे अप्लाई होता है ये, और उन चीज़ों पे अप्लाई होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाती है। तो ये एक्साइज टैक्स सिर्फ उन पे लगता है। इसके लिए हमें FTA वेबसाइट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा और हमें 15 डेज के अंदर अंदर टैक्स पे करना होगा, जैसे हम रजिस्टर करवा देंगे। उसके बाद ये होगा कि फिर बात आ जाती है कि हर प्रोडक्ट की अपनी टैक्स की रेट्स हैं। अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक का देख लें तो वो 50% उस पर टैक्स लगता है, टोबैको पे 100% टैक्स है, एनर्जी ड्रिंक पे 100% टैक्स है, और इलेक्ट्रिक स्मोकिंग डिवाइसेस पे भी 100% टैक्स है। अब वैल्यू एडेड टैक्स देख लेते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स हर उस बेसिस पे अप्लाई होता है जो कि यूएई में या कि मेनलैंड में या फ्री जोन में ऑपरेट कर रही है और टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है। 5% टैक्स तो लगता ही है टोटल, ठीक है। और फिर बात आ जाती है कि कौन कौन सी अब कंपनीज उसमें रजिस्टर करवाएं और कौन सी ना करवाएं। तो जिन जिन कंपनी का जो मतलब टैक्स सप्लाईज और इंपोर्ट्स हैं, जो वो टैक्सेबल सप्लाईज और इंपोर्ट्स हैं, उनकी जो कह सकते कैपिटल है वो 375,000 दिरहम पर एनम है, तो वो रजिस्टर करवाएंगी और बाकी जो है उनके लिए ऑप्शनल हो जाएगा। और ये कि जैसे ही वो ये जो रजिस्टर करवाएंगे वो FTA की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे ई सर्विस सेक्शन से जाके, और उनको 28 डेज के अंदर टैक्स पे करना होगा। और टैक्स के भी टैक्स पीरियड्स भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं कि अब डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस किस तरह ऑपरेट कर रहे होंगे, कहते हैं मिनिमम कैपिटल कितना है। अब कोई बिजनेस है जिसके पास 150 मिलियन दिरहम मिनिमम कैपिटल है, तो वो क्वार्टरली अपना कराएगा, अपना टैक्स पे करेगा, और जिनका जो है इससे ज़्यादा है तो वो मंथली करवाएंगे। दोनों केसेस में होगा कि उनको डॉक्यूमेंटेशन जो है उनकी वो वैट की इन्वॉइसेस और कॉस्ट जो भी है वो सब कुछ उससे रिलेटेड जितनी भी हैं वो उनको सबमिट करवानी पड़ेगी। और जैसे ही हमें मतलब रिटर्न हमें मिल जाता है, हमें फ़ौरन ड्यू डेट से पहले अपने टैक्सेस पे कर देने होंगे। अब हम टैक्स किस तरह पे करेंगे, उसके 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट तो ये ईधरम के थ्रू कर देंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे, या फिर अपने बैंक से। बिजनेस इंश्योरेंस कौन कौन सी यूएई में जो दी जाती है, फर्स्ट जो एम्प्लॉयज को दी जाती है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर्स कंपनसेशन दी जाती है कि अगर वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो या इंजरीज हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को दी जाती है। अगर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जैसे सेकंड है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये उस केस में मिलती है जब नॉन वर्क रिलेटेड इंजरीज और एक्सीडेंट्स होने जिससे में कोई काम मतलब कंपनी को कोई इतना हो नहीं, वो उसको कवर कर देता है। फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है। ये एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। हर बिजनेस को ये सारे जो इंश्योरेंस है ये प्रोवाइड की जाती है। फिर आ जाती है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के काम के सिलसिले में अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कोई ट्रैवल डिलेज आ जाता है या मिसिंग लगेज का इशू हो जाता है, तो ये उस चीज इन दोनों मेजर इश्यूज को वो करता है, कवर करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इंश्योरेंस ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि स्पेसिफिक बिजनेसेस को ही प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मरीन इंश्योरेंस आ जाती है, जो कि ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो शिपिंग से रिलेटेड होते हैं या सी से कोई भी उनका लिंक होता है, तो उनके कार्गो के लिए या उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस दी जाती है। फिर उसके बाद मोटर एंड फ्लीट इंश्योरेंस आ जाती है। ये उन कंपनीज को मिलती है जो कि व्हीकल्स में ऑपरेट करते हैं और उनके डैमेजेस में या एक्सीडेंट के केस में उनको ये केस को प्रोटेक्ट करती है।
फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस सिर्फ प्रॉपर्टी या रियल स्टेट में जो काम कर रहे हैं उनको मिलता है, और ये कि जितने फायर या कोई भी डैमेज आ जाते हैं प्रॉपर्टी में, आग लग जाए कोई और डैमेज आ जाए, तो ये उस चीज़ों को कवर कर देता है। फिर आप ये देख लेते हैं कि जैसे अब हमारी कंपनी सेटअप होगी, हमें अब एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी हर कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉय के बगैर हम अकेले तो बैठ के काम करेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये होगा कि हमें ना हर इंडस्ट्री का ना अपना अपना एक एम्प्लॉय कोटा होता है, एम्प्लॉयमेंट कोटा होता है। जैसे सपोज अगर हम बैंकिंग का देखें तो उनको 4% मिनिमम लोकल स्टाफ एम्प्लॉय करना होगा हर हाल में, और इंश्योरेंस में उनको 5% मिनिमम लोकल स्टाफ हायर करना होगा। अगर हम मतलब यूएई के नेशनल्स को अगर हम हायर करना चाह रहे हैं तो उसके ना 2-3 चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी होंगी। फर्स्ट ये कि हमें नोट करना होगा कि लेबर डिपार्टमेंट जो होगा उसको हम एम्प्लॉय डेट से 15 डेज से पहले ही उनको नोटिफाई कर दें, उनको बता दें कि भाई आपकी जॉब इस डेट से स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद सेकंड ये होगा कि हमें सोशल सिक्योरिटी या पेंशन भी उनको वही प्रोवाइड करनी होगी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ले रहे हैं, लाइक सेम उनको वही प्रोवाइड करनी होगी। और ये कि अगर हम मतलब अपने फॉरेनर्स लेके आते हैं जो अपनी कंट्री से हम वहाँ पे लेके आते हैं कोई एम्प्लॉयज, अगर 100 एम्प्लॉयज हमने ले आए हैं तो हमें एक यूएई नेशनल नेशनल जो है वो ज़रूर एम्प्लॉय करना होगा, जो कि हमारी कंपनी और एमएचआरई के बीच में जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी इश्यूज होंगे या जो हमें उनसे डीलिंग करनी होगी तो वो हमें उसमें हेल्प करेगा, उसके लिए हमें करना होगा। अब बात आ जाती है कि हम फॉरेन एम्प्लॉयज़ के लिए वीज़ा के लिए हम किस तरह हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम ये होगा कि हमने बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइड करना होगा, ई सिग्नेचर कार्ड देना होगा, और एम्प्लॉय की कलर फोटो देनी होगी, और एम्प्लॉय के पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी। अब ये कि अब जैसे हम कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उसके लिए ना कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो चीज़ होगी वो हेल्थ इंश्योरेंस होगी कि वो मैंडेटरी है, हर हाल में हमें करनी होगी। फिर सेकेंडली ये होगा कि 30 डेज ऑफ एनुअल लीव भी हम देंगे, और 90 डेज ऑफ सिक लीव भी हमें हर हाल में अपने एम्प्लॉयज़ को देनी होगी। फिर लास्ट पे आ जाता है कि फॉरेन एम्प्लॉयज़ अगर हम हायर करते हैं तो उनको हमें हाउसिंग अलाउंस भी देना होगा, रिटर्न फ्लाइट्स भी देनी होगी, और एजुकेशन देनी होगी उनके बच्चों के लिए ताकि वो वहाँ पे आराम से कर सकें अपनी जॉब। फिर आ जाती है बात कि सपोर्ट और एडवाइस जो है वहाँ पे बिजनेस के लिए किस तरह मिल रही है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बिजनेस के इसके लिए यूएई में। तो ये कि वहाँ पे ये हो जाता है कि जो मतलब ये ज़्यादातर एमिरातीज के लिए ही अवेलेबल होती है। तो हमारे ये होगा कि हमें अपनी लोकल पार्टनर्स जो है उसको उसको या जो भी हमारा शेयर होल्डर होगा एक होगा, तो उसको हम ये कहेंगे कि वो वहाँ पे अप्लाई करें ताकि हमें उस प्रोग्राम के अंडर आ जाए और हमें भी थोड़ा उससे फ़ायदा हो जाए। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि हम ऑफिस स्पेस कैसे हम वहाँ पे ढूंढें। तो सबसे पहले ये होगा कि हम वहाँ पे ना कुछ बहुत सारी टाइप्स हैं ऑफिस स्पेसेस की, बहुत अवेलेबल है। तो अगर हम ट्रेडिशनल ऑफिस में जाएं तो वो ये कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कस्टमाइज हमें करने में बहुत इशू आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा कि कोवर्किंग स्पेस में जाएं। अगर कोवर्किंग स्पेस में जाते हैं हम तो उसमें हमारा कि हम और कंपनी के साथ होंगे तो फिर हमें काफ़ी हद तक पता चलेगा कि मार्केट किस तरह चल रही है और क्या सारे बेनिफिट्स हैं, वो सब कुछ हम देखते रहेंगे। फिर हमारे पास बिजनेस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो यूएई प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है ज़बील इंस्टीट्यूट, जो कि लैंग्वेजेस के से रिलेटेड ट्रेनिंग ऑफर कर रही है उसमें, और बाकी लॉजिस्टिक जो है मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो लॉजिस्टिक होती है वो भी प्रोवाइड कर रही है। और सेकंड जो है हमारे पास इंस्टीट्यूट जो है वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस भी एक ह्यूज रेंज ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, सस्टेनेबिलिटी और वेयरहाउस की मैनेजमेंट ये सब आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे जो हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगी, बिजनेस प्लान चाहिए होगा, एग्जिस्टिंग ट्रेड लाइसेंस की कॉपी चाहिए होगी, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर और अपॉइंटेड मैनेजर और डायरेक्टर जो होगा उसकी पासपोर्ट कॉपीज चाहिए होंगी। फिर हमें पास सिग्नेचर चाहिए होंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स की, मैनेजर्स की और डायरेक्टर्स की, और 2 साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए होगी, और एनओसी चाहिए होगी जो हम स्पॉन्सर हमें स्पॉन्सरशिप दे रहा होगा उसकी एनओसी, उससे उसके थ्रू हमारा एनओसी चाहिए। फिर कि कंपनी फॉर्मेशन की कॉस्ट मिनिमम क्या है, कि हम हमारे पास कितना कैपिटल मिनिमम कैपिटल होना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके आराम से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड लाइसेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कम है वहाँ पे, जिसके लिए हमें कम से कम मतलब 50,000 दिरहम से लेके 25,000 दिरहम के अंदर हम वहाँ पे ट्रेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो
नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स क्या है वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 100% ओनरशिप मिल जाती है, हमें अफोर्डेबल फीस और कंपनी सेटअप मिलता है। फिर पेड अप जो शेयर कैपिटल है वो भी कोई हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। टैक्सेशन बेनिफिट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। कहते हैं कि अब हम कि कौन कौन से ऐसे मेजर इश्यूज हैं कि जिसको या डूज एंड डोंट्स है कि हम जिनको कंसिडर करते हुए वहाँ पे बिजनेस यूएई में बिजनेस सेटअप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डूज क्या है। कि सबसे पहले फर्स्ट ये कि हमें लोकल स्पॉन्सर को सिलेक्ट करना होगा, जो कि हमारे लोकल बिजनेस स्टार्टअप में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमें ये होगा कि फ्री जोन में हम मतलब अगर हम 100% ओनरशिप चाह रहे हैं तो हम फ्री जोन को सिलेक्ट करें। फिर कि हम ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करें जो कि हमारे सूटेबल जो हमारे कन्वीनियंस, कॉस्ट और सूटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करें। फिर हम वीज़ा की एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट को कंफर्म करें और लास्ट पे हम ऐसा कोई एजेंट रजिस्टर करवाएं, वो एजेंट जो है हायर करें जो कि हमारे बिजनेस के प्रोसेस को सारा उसमें वो हमें हेल्प करे। फिर डोंट्स हम देख लेते हैं कि डोंट्स कौन कौन से कि हम ऐसी कोई मतलब हम कंपनी फ्री जोन में बगैर ऑफिस स्पेस और प्री कंडीशन को देखे बगैर रजिस्टर न करवाएं। फिर पब्लिश इंफॉर्मेशन के बेस करते हुए अपने फर्म की प्लान्स ना बनाएं। फिर कि अपने बिजनेस के मॉड्यूल को देखे बगैर, उनको कंफर्म करे बगैर हम कोई भी लाइसेंस चूज ना करें। और बैंक के चार्जेस या जो एडिशनल चार्जेस होते हैं उनको कंफर्म किए बगैर हम कोई अकाउंट ना खुलवाएं। कि हमने अब कंसिडर ही नहीं किया कि कोई उसके हिडन चार्जेस हैं, हमने ऐसे अकाउंट नहीं खुलवाना। फिर उसके बाद ये होगा कि हम जो भी स्पॉन्सरशिप, अगर स्पॉन्सर लोकल स्पॉन्सर लेते हैं, उससे स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, तो हम ऐसे कोई स्पॉन्सरशिप साइन नहीं करेंगे जब विदाउट लीगल एग्रीमेंट। हम लीगल एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, उसके बाद स्पॉन्सरशिप साइन करवाएंगे उनसे। फिर आ जाते हैं लीगल स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से लीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूएई में, मतलब बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर्स हैं यूएई में। तो उसमें आ जाते हैं उसमें 6 टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सिविल कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, फॉरेन कंपनी ब्रांच, फ्री जोन कंपनी और फ्रीलांसर। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि हमारी जो कंपनी होगी वो 100% हमारी, मतलब जो भी बिजनेस ओनर होगा सिर्फ उसकी होगी, इंडिविजुअली वो काम करेगा। और ये कि उसके जितने भी ऑपरेशन या प्रॉफिट्स होंगे वो सारे उसका जो कंट्रोल होगा वो उसी के पास होगा। फिर सिविल कंपनी का आ जाता है। सिविल कंपनी जो होगी वो सिर्फ डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स जो हैं वो डील कर सकते हैं, वो उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। और उसकी जो 50% ओनरशिप होगी वो कोई यूएई के नेशनल होगा उसको उसके पास होगी। फिर आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी में कंपनी में 2 से 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। उसमें ये होगा कि हर शेयर होल्डर का अपना, मतलब एक शेयर होगा, जो भी जितना भी शेयर वो लेता है उसी के अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट और लॉस होगा। कि अगर वो 10% शेयर होल्डर है कंपनी का तो उसको 10% जो प्रॉफिट और लॉस वो ले सकता है। उसके बाद आ जाता है फॉरेन कंपनी ब्रांच के। फॉरेन कंपनी ब्रांच जो होगा वो पेरेंट कंपनी वहाँ पे अपनी फॉरेन कंपनी ब्रांच खोल सकती है जो कि 100% ओन होगी पेरेंट कंपनी से। उसमें कोई यूएई नेशनल उसका पार्टनरशिप नहीं होगा। फिर फ्री जोन कंपनी आ जाती है। फ्री जोन कंपनी में भी 2 से ज़्यादा 2 to 5 स्टेक होल्डर्स होने ज़रूरी है। और ये कि वहाँ पे हमें ओनरशिप भी मिल जाती है 100% अगर हम चाहे तो। और उसका मिनिमम कैपिटल जो होगा हमें पास 100,000 दिरहम से लेके 150,000 दिरहम तक हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीलांसिंग। अगर फ्रीलांसिंग कोई करना चाहता है तो उसके लिए हमें फ्री जोन में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवानी होगी और सीवी, बैंक रेफरेंस और नोटराइज रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर्म सबमिट करवानी होगी। उसके बाद हम वहाँ पे इजीली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।